चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहली डेरिवेशन है बेटा, आयुष खोल दे इसको, ठीक है। चैप्टर नंबर, हाँ भाई प्लीज बोलिए बस। चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहली डेरिवेशन है फोर्स, जो कि सेकंड लॉ से आती है, ठीक है। क्या था भैया, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ डेल्टा पी अपॉन में फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या आता है, डायरेक्टली आता है। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या आता है, डायरेक्टली आता है। आपको बता दूं डेल्टा पी जो होता है वो एम डेल्टा वी के बराबर होता है, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू में क्या होगा, एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, जैसी साले एक बात नहीं बताता तेरे से, जब भी पूछता हूँ तो कुछ जवाब नहीं देता। F इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। ये पहली डेरिवेशन हुई फोर्स फॉर्मूले की। देखिए दूसरा जो है वो इंपल्स है। इंपल्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है भैया। फोर्स का इफेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए क्या होता है, इंपल्स। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कहता है भैया कि एफ इक्वल्स टू में क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। मैंने कह दिया डेल्टा टी क्या है भैया, अगर बहुत छोटा है तो ये डेल्टा पी क्या होगा, एफ इक्वल्स टू में क्या होगा, इंपल्स बन जाएगा और डेल्टा टी, ठीक है। तो डी आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में डेल्टा टी। अच्छा इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर आता है, किसके बराबर आता है, इसे कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। फिर अगली डेरिवेशन है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलिए मतलब प्लीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर भैया सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो भैया पहली बॉडी के अंदर जो मोमेंटम का चेंज होगा दूसरी बॉडी के अंदर जो चेंज होगा उनका जो वेक्टर सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रूफ बाय थर्ड लॉ से इसको प्रूफ करना है। तो भैया दो सिस्टम है वो एक दूसरे से टकराए, इसने इसके ऊपर, ये ए है ये बी है, तो इसके ऊपर एफ ए फोर्स लगा, इसके ऊपर एफ बी फोर्स लगा। एफ ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा पी ए अपॉन में डेल्टा डी के, बोला हाँ। और एफ बी किसके बराबर होगा, डेल्टा पी बी अपॉन में डेल्टा, ठीक है। ऐड कर दो, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो एफ ए, अरे यार न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ कर दिया मैंने तो, चलो प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, हाँ वही तो कर रहा हूं, ठीक है। तो एफ ए प्लस एफ बी, और यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो डेल्टा डी क्या होगा, कॉमन आएगा, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, डेल्टा पी बोल, हाँ, बनवा ले, हाँ। ये क्या होता है भैया, जीरो होता है, तो एफ ए बराबर में क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ एफ बी, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय थर्ड लॉ ये करा रहा हूं, ठीक है। ये थर्ड लॉ का प्रूफ था, अब उसको प्रूफ कर रहा हूं बाय थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ। ये चैप्टर में सबसे ज्यादा डेरिवेशन और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसके न्यूमेरिकल, हाँ सबसे आसान न्यूमेरिकल चैप्टर है, अगर देखा जाए तो सबसे आसान चैप्टर, हाँ ये इससे ज्यादा आसान चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है भैया, एफ ए बराबर में नेगेटिव ऑफ एफ बी, एफ ए को क्या लिखोगे, डेल्टा पी ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो डेल्टा पी ए
डेल्टा पी ए प्लस इधर इसे लाओ प्लस डेल्टा पी बी बराबर में क्या, 0। यही क्या है, ये ध्यान रखना है, दोनों सिस्टम एक दूसरे पे फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं क्या है आगे, थर्ड लॉ बेस्ड है, यहां पर आते हैं भैया। थर्ड लॉ तो हो गया ना, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, जो थ्योरी है उसे तो आपको याद ही होगी, है ना, ज्यादा कुछ खास थ्योरी है जिसकी एग्जांपल वगैरह आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जहां पर आगे हम क्वेश्चन करने आ रहे हैं, वो इसके ऊपर बेस्ड है। एक ब्लॉक के ऊपर इधर F1 फोर्स लग रहा है, इसी ब्लॉक के ऊपर इधर F2 फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक इधर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, इसका मास क्या m है। तो आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन का। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, F2 माइनस F1 बराबर में बॉडी का मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट समझ गए। अगर बॉडी उधर एक्सिलरेट कर रही है तो आपका F2 ज्यादा होगा, F1 कम होगा, इसलिए F2 माइनस F1 किया। अगर बॉडी इधर एक्सिलरेट करती है इधर की तरफ तो F1 ज्यादा होता है, F2 कम होता है, तो F1 माइनस F2 के बराबर होता है नेट फोर्स, ठीक है। ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है, इसे कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं। तो बेटा फोन रख दे, हाँ रख दे। ब्लॉक प्रॉब्लम क्या कहता है भैया, ब्लॉक प्रॉब्लम बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है कि एक ब्लॉक है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पहले बता दे रहा हूं। इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। इस रस्सी पे टेंशन क्या लगेगा, T1, इधर लगेगा T1। देखो हॉरिजॉन्टल रस्सी पे दोनों साइड से टेंशन आता है, T2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये कैसा है, कनेक्टेड सिस्टम है। क्या है ये, कनेक्टेड सिस्टम का पूरे सिस्टम का हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होता है, एक ही होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में टोटल मास। फोर्स कितना लग रहा है, F। इन फोर्सेस को, टेंशन भी फोर्स होता है लेकिन इसको कंसीडर नहीं कर सकते आप एक्सेलरेशन में, क्योंकि टेंशन क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन में अपना रोल प्ले नहीं करता। तो इसलिए टेंशन को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, एक्सेलरेशन में। टोटल मास क्या हो गया सिस्टम का, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मैं बात कर रहा हूं भैया, इसमें क्या निकालना है, T1 निकालना है, T1 निकालना और T2 निकालना है, ये दोनों आपको निकालने हैं, ठीक है भैया। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन पता लग गया। अगर मैं इस ब्लॉक के बारे में बात करूं तो मुझे पता है इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, इसका और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, ए है। क्या है, तो भैया मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो बताइए भैया इस ब्लॉक जिसका मास m3 है उसकी इक्वेशन लाइए। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इस ब्लॉक का मास जो कि क्या है m3 इंटू में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, ए ही होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे 3 के ऊपर m3 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स इसको आगे खींच रहा है, इस मास को ये फोर्स आगे खींच रहा है, और ये वाला फोर्स पीछे खींच रहा है, लेकिन ये मास उधर भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स बताओ, बस हाले तो तेरे से पूछ रहा हूँ बेसिक, बता। अरे बताया ना मैंने, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, कितने फोर्स से आ रहा होगा, एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस T1 बराबर में m3a। ये पहली इक्वेशन होगी। चलो भैया ये इस ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक सेकंड की बात करते हैं। ब्लॉक सेकंड ये रहा आपका, ब्लॉक सेकंड के लिए इक्वेशन बताओ, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा किसके बराबर होगा, इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास किसका कितना है, इसका m2, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, वही जो सिस्टम का है। तो नेट फोर्स लग कितना रहा है, तो ये फोर्स आगे खींच रहा है इसको, ये वाला फोर्स पीछे खींच रहा है, ये कहां जा रहा है, राइट साइड में, यानी राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है, यानी T1 माइनस बराबर में m2a। ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूं, तीसरी इक्वेशन आ रही है। ब्लॉक 1 के केस में आप देख रहे हो कि पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, केवल कौन लग रहा है, आगे की तरफ, वो भी क्या लग रहा है, T2। तो T2 किसके बराबर होगा, नेट फोर्स बराबर में क्या होगा, इसका मास इंटू में इसका एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है m1, और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, वही a। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा भैया, आपको पता है नेट फोर्स केवल T2 के बराबर होगा, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, T2 बराबर में m1a।
ये हो गया, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब आ रहे भैया बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल ब्लॉक प्रॉब्लम में देखिए, ये मास m है, m1, ये मास m2 है, ये मास m3 है, ये तीनों मास लटके हुए हैं m2, और ये क्या है m3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया। अभी इसको मैं खींच रहा हूं, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो T1 लग रहा है, इस पे लगेगा T2, इस पे लगेगा T3, और आपको बता दूं वर्टिकल वाले केस में केवल एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन लगता है, ठीक है, ये m3, ये कहा जा रहा है ए एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अपने को निकालना है यहां पर T1 निकालिए, T2 निकालिए, ठीक है, एक्सीलरेशन गिवन है, क्या है गिवन। अगर अब देखिए इसमें इसमें थोड़ा ब्लॉक में आप इसको थोड़ा काट के चलोगे, ठीक है, जब मैं बात करता हूं इस वाले की तो इसको अलग से बना लीजिए, मैं ब्लॉक फर्स्ट की बात करो, थर्ड की बात करते हैं, तो ब्लॉक मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो थर्ड ब्लॉक ये है, ठीक है, थर्ड ब्लॉक को अलग से बनाइए, यहां पर इसको कौन ऊपर खींच रहा है T3, नीचे कौन लग रहा है इसका वेट, जो कि क्या होगा m3 इंटू में g, इसका एक्सीलरेशन कितना है a। अब बताओ इक्वेशन बताओ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब बता दो आप इक्वेशन। देखो सबसे पहले ध्यान रखना आपको नेट फोर्स लिखना, और नेट फोर्स हमेशा, बस ब्रो 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में आ गया, ठीक है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, तो मास इंटू में एक्सीलरेशन, इसका मास क्या है m3 और एक्सीलरेशन क्या है, तो m3 हो गया। अब नेट फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर जा रहा है, आप लोग ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है T3, नीचे कौन सा लग रहा है m3 जी, तेज बोलो ना मित्र, तो T3 माइनस m3g बराबर में मास इंटू में एक्सीलरेशन, ये पहली ब्लॉक 3 के लिए इक्वेशन आ गई। अब मैं ब्लॉक सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब ब्लॉक सेकंड को देखोगे, क्वेश्चन ध्यान रखना, इसे ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आएगा आपके हर स्कूल में। ब्लॉक सेकंड की बात करो, तो ब्लॉक सेकंड को बना लीजिए, ब्लॉक सेकंड ये रहा आपका m2, ठीक है, m2। अच्छा मैं ब्लॉक सेकंड को जब बनाऊंगा ना, ये जब इसको यहां से बनाऊंगा, इसकी बात करूंगा इसकी, तो आपको बता दूं वर्टिकल वाले केस में आप इसके साथ इसका देखिए नीचे से बना के चलना है, इसमें अकेला आ रहा है, इसमें आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, और M1 जब आप पहले ब्लॉक की बात करोगे तो आपको तीनों ब्लॉक बनाने पड़ेंगे एक साथ, यहाँ पर आपको केवल 2 ब्लॉक बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा। जो T1 T2 टेंशन है वो किसको किसको खींच रहा है, बता ध्यान दिए, ये T2 है, वो किसको खींच रहा है, वो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, दोनों खींच रहा है, तो इसलिए भैया T2 जो खींच रहा है वो कितने मास को खींच रहा है, M2 और M3 दोनों, है ना, तो इसलिए T2 जो खींच रहा है वो M2 और M3 को दोनों खींच रहा है। नीचे वेट कितना लग रहा होगा M2 प्लस M3 इंटू में G, एक्सीलरेशन कितना है A, इक्वेशन बताओ, ये ऊपर जा रहा है T2 माइनस M3 M2 प्लस M3 इंटू में G बराबर में मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास कितना है M2 प्लस M3 इंटू में G, ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं अगर ब्लॉक फर्स्ट की बात करता हूं, ब्लॉक फर्स्ट में ये जो टेंशन है वो ऊपर जा रहा है, क्या वो? अच्छा गलती हो गई, ये होगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर मैं इस वाले टेंशन की बात कर रहा हूं, तो ये वाला टेंशन क्या कर रहा है, तीनों को खींच रहा है, तो इक्वेशन लो भैया, T1 माइनस किसको खींच रहा है, इसको इसको इसको, तीनों का वेट कहां लग रहा होगा नीचे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर में मास, मास कितना भैया, कितना खींच रहा है T1, अरे यार क्या है, इंटू में जी बराबर में क्या होगा मास, मास कितना है भैया, कितने, ये T1 किसको खींच रहा है, M1 को भी खींच रहा है, M2 भी खींच रहा है, M3 को खींच रहा है, और क्या करो एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई करो। ये 3 इक्वेशन रहेगी, सॉल्व करना आपको नॉर्मली सॉल्व करना आना चाहिए, अगर आपको ये सॉल्व करना आता इन इक्वेशंस को, तो आपको फिजिक्स में पास होने में कोई हक नहीं है, हाँ पक्की बात कह रहा हूं मैं, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती है अभी भी इस लेवल पे,
ठीक है भैया। फिर आता है कनेक्टेड मोशन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, कनेक्टेड मोशन इसका नाम है, वैसे वो भी कनेक्टेड मोशन ही था, बिल्कुल सेम है। ये पक्का आएगा एग्जाम में, बता दे रहा हूं, ऐसा न्यूमेरिकल भी है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.8। ये है M2, ये है M1, एक रस्सी पे सेम टेंशन लगता है, ठीक है, इसका वेट क्या लगेगा M1G, इसका क्या लगेगा M2G, ठीक है भैया। ये इससे कनेक्टेड है, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है और ये सिस्टम नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला मास क्या ज्यादा, ये वाला मास क्या कम। एक सेकंड के अंदर इसकी इक्वेशन में अपनी कॉपी में लिखो, देखो बेटा ये नीचे आ रहा है, चलो इसके लिए इक्वेशन मैं बताता हूँ। ये सीखे ब्लॉक फर्स्ट है, ब्लॉक फर्स्ट, आप एग्जाम में भी ऐसे लिखना किस ब्लॉक के लिए कर रहे हो आप, ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा, आप बताओ, नहीं आप बताओ, यस यू, T माइनस M1G बराबर में M1A, ये ब्लॉक फर्स्ट की इक्वेशन आ गई। ब्लॉक सेकंड की क्या भैया, M2G माइनस T बराबर में M2A, ये ब्लॉक सेकंड की। इसको सॉल्व करना है, नॉर्मली आप जैसे सॉल्व करते हो इक्वेशन सॉल्व करके, और उसके बाद T और A की वैल्यू निकाल ली, T की वैल्यू और A की वैल्यू आपको निकाल देंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है। ये हो गया ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है भैया। एलिवेटर प्रॉब्लम या लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम, इसे आर क्या है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट, और mg क्या है, अब रियल है, नेचुरल क्या होता है, एक्चुअल बोला है, अच्छा रियल वेट, ठीक है। इसके दो केस, तीन केस लेते हैं, ठीक है भैया। पहला केस क्या है, मैं लिफ्ट नहीं बना रहा, मैं केवल ब्लॉक बना रहा हूं, ब्लॉक का मास क्या है m है, ये ऊपर जा रहा है, अच्छा ये जमीन पर रखा है तो वेट क्या लगेगा, नीचे वेट, बोला हाँ, और ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन या, और ये जितना ज्यादा रहता है जमीन के साथ आपका कांटेक्ट उतना अच्छा होता है, ये जितना कम रहता है जमीन के साथ आपका कांटेक्ट उतना खराब रहता है, कम रहता है। ये ऊपर ए एक्सेलरेशन जा रहा है, अच्छा देखो इसे कहते हैं एपरेंट वेट, इसे कहते हैं रियल वेट। अच्छा कहां जा रहा है सिस्टम, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एपरेंट वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और रियल वेट क्या होगा, कम होगा। चलो बना लेते हैं इसकी इक्वेशन, बना ली इक्वेशन, तो इक्वेशन आर माइनस mg बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या है इसका, ये ब्लॉक यानी ये बॉडी जो आ रही है वो नीचे आ रही है, जमीन पे रखी गई है, ये रिएक्शन है, यानी ये एपरेंट वेट है, और ये क्या है, रियल वेट है, और अगर ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो रियल वेट इज ग्रेटर देन एपरेंट वेट, है ना। इस केस में आपको आपका भार ज्यादा महसूस होगा, नहीं कम महसूस होगा, एपरेंट आपको महसूस होने वाले वेट है। इक्वेशन लगाइए क्या होगा, तो mg माइनस आर बराबर में, पता नहीं भाई तुमने खराब किया, खैर हम तो इस्तेमाल नहीं करते, खराब होने क्या हुआ, बस मत जाइयो, साले पकड़िए तेरे को पेलेंगे भी वो, ठीक है। इंश्योरेंस वाले पैसा वसूलते हो, उनके साथ बाउंसर भी रहते हैं। देखिए भैया सुन लीजिए, एक आखिरी केस है जिसमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये किसी भी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये जमीन पर रखा गया, क्या लग रहा है नीचे वेट, और ऊपर क्या लग रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप कोई सी भी इक्वेशन बना लो, चाहे नीचे की बना लो चाहे ऊपर की बना लो, नीचे की बनाओगे तो mg माइनस आर होगा, और ऊपर के लिए बनाओगे तो r माइनस mg होगा, बराबर में क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। तो r, मैं मान लीजिए ऊपर जा रही है लिफ्ट, क्या जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो r माइनस mg बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या है इसका 0, तो r इक्वल्स में क्या हुआ mg, यानी रियल वेट बराबर में एपरेंट वेट इस केस में। अब आते हैं भैया फ्रिक्शन वाले टॉपिक पे, फ्री फॉल में सुन लीजिए, सुन लो, फ्री फॉल में बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है, बस एक ही वैल्यू को जी ले लो, बराबर में वहां पर आपका जो एपरेंट वेट रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब आपको कोई भारी महसूस नहीं होगा आपका, ठीक है। ये भी कर लो, वेटलेसनेस, भाई कैसी राइटिंग आ रही है मेरी, वैसे खराब है, इससे ज्यादा खराब होगी, वेटलेस, इसे कहते हैं भारहीनता, आपको वजन ही नहीं महसूस होगा। इस केस में बॉडी आपकी क्या आती है, नीचे गिरती है। पहले तो मैं हमारे टाइम में कई सारे केस हुआ करते थे कि अगर मान लीजिए नीचे गिरती बॉडी का एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा,
उस केस में आप पता लिफ्ट की छत से टकरा जाओगे, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा जी, लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा जी से ज्यादा, तो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी और आप स्लो एक्सेलरेट करोगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका सर क्या होगा, छत में लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है आर, और इसका मास क्या है एम, ये नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है जी, इक्वेशन बना दीजिए आप जरा, बताइए नीचे आ रही है सिस्टम, तो एम जी माइनस आर बराबर में मास कितना है एम और एक्सेलरेशन कितना है जी, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, यानी अपरेंट वेट क्या आ गया, जीरो। अपरेंट वेट क्या आ गया, जीरो। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स फॉर किसका है, रिलेटिव मोशन। बेटा सुधरोगे नहीं आप, चीजों को ध्यान से रखो। अपोजिंग फोर्स फॉर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन कहते हैं, या इंपीडेंस भी कहते हैं, इसको कहते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस फॉर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव इंपीडेंस का मतलब भी क्या होता है, अपोज करना, किसी चीज को रोकना। ठीक है, अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, देखिए फ्रिक्शन की थ्योरी बहुत बेसिक है कि भैया दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में होती है उनकी इरेगुलरिटीज एक दूसरे से क्या करती है, लॉक कर जाती है। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो वो लॉकिंग होती है उनके बीच में, इंटरलॉकिंग होती है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देती, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन आपके तीन टाइप की होती है, एक होता है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक डायरेक्ट नहीं आता बेटा, तीसरे पे नंबर पे आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो फ्रिक्शन होता है जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी ना चले, तो इसका मतलब उस वक्त जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस वक्त बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही, और फोर्स लगाओ बॉडी अभी भी नहीं चल रही, अभी भी स्टैटिक है, और फोर्स लगाओ बॉडी अभी भी नहीं चल रही, अभी भी स्टैटिक है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगातार क्या होता है, आपके फोर्स के साथ बढ़ता रहता है और आपके फोर्स की वैल्यू को क्या करता है, जीरो कर देता है। इसकी एक लिमिट होती है बढ़ने की, जिस मैक्सिमम लिमिट तक ये बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता। ठीक है, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग कहते हैं या मैक्सिमम स्टैटिक भी कहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो आप बॉडी क्या होगी, चलना स्टार्ट कर देगी, उस वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है, और जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस दौरान एक ग्राफ बनता है, उसे ध्यान रखना, ये ग्राफ होता है, ये क्या है भैया, फ्रिक्शन, ये क्या आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है, जहां तक बढ़ रहा है ये स्टैटिक है, क्या है, जिसके बाद बढ़ना बंद हो गया क्या हो गया, लिमिटिंग है, उसके बाद जब कम हो गया तो क्या गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपके अप्लाइड फोर्स पे, किस पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करता है, कब तक, जब तक वो लिमिटिंग ना पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा ये कई बार ये भी पूछा जाता है काइनेटिक कम क्यों जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अरे यार लगता पूरी डेरिवेशन नहीं पाएंगे, चलो कोशिश करूंगा कि आधी तो हो जाए, एक आठ डेरिवेशन बचे उससे। यार हाथ तेरी कसम खाई मैंने, इसके हाथ पे सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि आज सारी डेरिवेशन करा दूंगा। कोई नहीं, चलो ये देखो मर जाएगी तो क्या हुआ, सैक्रिफाइस तरह ध्यान रखा जाएगा। देखिए भैया सुन लीजिए, तो मैं बात कर रहा था किसकी, बुला दिया ना इसने, काइनेटिक टर्म इसलिए होता है, देखिए भैया जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, आप फोर्स लगा के उसके इनर्शिया को चेंज करने का प्रयास करते हो। जब आप किसी इनर्शिया को चेंज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जब आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होता है तो उसका मतलब उस वक्त फ्रिक्शन भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब आपकी बॉडी मोशन में आ जाती है, तो मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और आप फोर्स लगा करके उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर रहे, उसकी स्टेट को फेवर कर रहे हो। जब आप स्टेट को फेवर करते हो तो आपका अप्लाइड फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, और जब आपका अप्लाइड फोर्स कम रहेगा तो फ्रिक्शन भी कम रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, लिमिटिंग हो गया है ना, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा आपने पास क्या हुआ, हंस की साहब, अनकंफर्टेबल से फील होता है कोई सामने वाला हंस रहा हो। चलो ये कोई बात नहीं, तो भी हंस रहा है? अच्छा, अब वो डिम्पल तो मेरे पहले बहुत आते थे जब मेरे दाढ़ी नहीं थी ना एकदम।
गड्ढे, ठीक है। तो भैया देखिए, सुन लीजिए, छोड़ो, अरे छोड़ो, मैं बचपन से स्मार्ट हूं। देखिए बात करते हैं भैया, और मैं बात कर रहा हूं भैया काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक के भी दो टाइप होते हैं, एक स्लाइडिंग होता है, एक रोलिंग होता है। स्लाइडिंग में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसे क्या कहते हैं भैया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा टॉपिक है, ध्यान रखना, आता है सिलेबस में भी है। रोलिंग फ्रिक्शन आने की वजह पूछते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि आपका, रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस रोल करती है उसका बहुत कम एरिया क्या होता है, जमीन के कांटेक्ट में होता है। जब एरिया बहुत कम होगा जमीन के कांटेक्ट में, तो जमीन पर प्रेशर क्या लगेगा, लार्ज लगेगा। हाँ हेलो बोल, हेलो, सबको आना है भाई। अब आ जाना साले, लड़की थोड़ी ना, ठीक है। तो जो व्हीकल आपका गाड़ी वाड़ी चल रही होती है उसका बहुत कम एरिया क्या होता है, जमीन के कांटेक्ट में होता है। एरिया बहुत कम होगा तो जमीन पे प्रेशर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा, और जिससे जमीन के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जमीन दब जाती है। आगे माउंट क्रिएट होता है, क्या होता है, माउंट। और जमीन क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है। इस माउंट और डिप्रेशन से डिटैच होने के लिए व्हील को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की समस्या वहां पर ज्यादा आती है जहां पर ये डिप्रेशन ज्यादा होता है। कच्ची रोड में ये डिप्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कच्ची रोड पे क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और अगर कंक्रीट वाली पक्की रोड हो तो वहां पर ये डिप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, काफी कम रहती है, और रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या होता है, काफी कम हो जाता है। लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहता है भैया कि, सुन लीजिए, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहता है कि भैया जो रोलिंग फ्रिक्शन है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ये वेट है इसका, तो इधर क्या आएगा, एन। एन जितना ज्यादा रहेगा फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा रहेगा रोलिंग। और दूसरा, रोलिंग फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया, पहिए की रेडियस। पहिए की रेडियस जितनी ज्यादा होगी, बताइए छोटी सी रेडियस है तो बहुत कम पार्ट जमीन के कांटेक्ट में होगा, रेडियस बहुत बड़ी होगी तो इसका काफी सारा पार्ट क्या होगा, जमीन के कांटेक्ट में रहेगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो डिप्रेशन कम आएगा। ठीक है भैया, तो इसलिए पहिए की रेडियस से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इनवर्सली होता है। आर के कंबाइन कीजिए, एफ आर इक्वल्स टू में म्यू आर एन अपॉन में आर। ये हो गया लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद है आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इट इज द एंगल इन बिटवीन। देखिए भैया एक बॉडी है, भाई प्लीज बोलिए मत, बॉडी के वेट क्या नीचे आना चाहिए, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लग रहा होगा, या कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या रखी है, 0, तो भैया आपका इस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, 0। क्या होगा, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, केस फर्स्ट है, केस सेकंड में जैसे ही आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगाया इसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स लगाया, वैसे पीछे क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। क्या आ गया, और ऊपर क्या था, नॉर्मल रिएक्शन। क्या था, तो अब देखिए भैया पहले एक ही फोर्स था, ऊपर क्या था, केवल एक फोर्स था, इसलिए रिजल्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब एक ही फोर्स होगा तो रिजल्टेंट क्यों ही निकालना, वही रिजल्टेंट है। लेकिन अगर दो फोर्स आ गए तो रिजल्टेंट क्या होगा, बदल जाएगा। ये किसका रिजल्टेंट है, एन और एफ का। तो ये जो एन और एफ का जो रिजल्टेंट आया आर, वो जितना एन के साथ एंगल बनाता है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे, इट इज द एंगल इन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। अच्छा बॉडी ये है आपकी, अच्छा ये जितना ज्यादा होगा ये एंगल उतना बड़ा होगा, ये जितना कम होगा ये एंगल उतना छोटा होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा, ये जितना कम फ्रिक्शन उतना कम। समझ गए भैया, जिस सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जिसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा वह सरफेस भी का फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो भैया ध्यान रखना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पर एक ट्राइंगल खींच देते हैं हम। ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, फ्रिक्शन के, तो ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, तब निकालते हैं tan थीटा। क्या निकालते हैं, tan थीटा। tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, फ्रिक्शन, और बेस क्या है भैया आपका, n। बेस क्या है आपका, n। एफ अपॉन में, अगर आपको लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद है तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है भैया कि फ्रिक्शन जो होता है
वो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन में, याद है म्यू की वैल्यू एफ अपॉन में एन होती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एफ अपॉन में एन लिखा हुआ, उसको लिख दो tan थीटा इक्वल्स टू में म्यू, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोबारा बता दिया भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन का। रिजल्टेंट किसका है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है, ठीक है भैया। फिर आता है भैया एंगल ऑफ रिपोज, क्या आता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इसको अल्फा से लिखते हैं भैया, प्लीज देखिए। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन का ऐसा एंगल होता है, भाई प्लीज बोलिए मत, ये अल्फा एंगल है। इस एंगल पर रखी गई चीज स्लाइड करने वाली होती है, स्लाइड नहीं करती, स्लाइड करने वाली होती है, स्लाइड नहीं करती। तो ये है आपका ब्लॉक, ये है इसका वेट, याद है आपको, ये है इसका कांटेक्ट फोर्स। और आपको बता दूं इस वक्त कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है भैया। और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कम होती है तभी बॉडी क्या होती है, इस वाले प्लेन से नीचे आती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो नीचे नहीं आती, क्योंकि एन की वैल्यू तब ज्यादा होती है, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन जैसे वो इंक्लाइन प्लेन पर आता है तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। कांटेक्ट फोर्स कम होता है, जमीन के साथ कांटेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कम होगा, तो वो उससे स्लाइड कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद है कितना एंगल बनेगा, जितना ये है उतना ये बनेगा, तो एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा। तो भैया देखिए इसको रिजॉल्व कीजिए। अच्छा, ये बॉडी रुकी है तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एन बराबर में एम जी, एन बराबर में एम जी, एन बराबर में एम जी कॉस अल्फा एंड एफ बराबर में एम जी साइन थीटा। भैया इसको और इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट है। तो भैया डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये एफ अपॉन में एन बराबर में एम जी साइन अल्फा, यार अल्फा साइन अल्फा अपॉन में एम जी कॉस अल्फा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, क्या होगा tan अल्फा। और आपको पता भैया ये क्या होता है, एफ अपॉन में एन क्या होता है, म्यू tan अल्फा। एंगल ऑफ रिपोज हो गया, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सेम होते हैं। देखिए इसके बाद है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ रखता है, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, या द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व पाथ। जो कर्व पाथ के सेंटर की तरफ लगे या सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है आपका, वो होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स के हमें डायरेक्ट आपका जो बैंकिंग ऑफ द रोड है, बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है, और मोशन ऑफ द कार ऑन अ